Hi guys, welcome back to my YouTube channel 10 Minute Economics. So in this video we will discuss about law of supply. So हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था कि लॉ ऑफ डिमांड होती क्या है, तो अब इसमें हम क्या सीखेंगे कि लॉ ऑफ सप्लाई होती क्या है। ठीक है, एक ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के मतलब अपोजिट है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देखो लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द हायर द प्राइस the greater the quantity supplied or the lower the price and then the smaller the quantity supplied। इसमें ऐसे कहा है कि जो अदर थिंग्स है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, उनमें कोई चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगी। जैसे आपके पास आपका प्राइस बढ़ेगा उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, जो क्वांटिटी सप्लाई होगी वो भी बढ़ जाएगी, और जैसे आपका प्राइस कम होगा जो क्वांटिटी सप्लाई होगी वो भी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली इसमें बोला क्या है, जब आपके पास प्राइस ज़्यादा होगा क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, और जब प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। जब एक बढ़ता है दूसरा भी बढ़ता है, एक घटता है दूसरा भी घटता है। ठीक है, सो देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, अगर बात की जाए इसकी एक्सप्लेनेशन की, अगर हम इसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहे तो देखिए सबसे पहले सप्लाई शेड्यूल ये क्या है, जैसे आपने उसमें पढ़ा था ना कि ये डिमांड शेड्यूल है, डिमांड का ये जो क्या है ग्राफ है। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, ये आपके पास सप्लाई का शेड्यूल है। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, ग्राफ है किस चीज़ का, सप्लाई का। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, व्हेन योर प्राइस इज 10 your quantity will be 100, and when your price increases to 200 your quantity is also increases, quantity supplied also increases to 200। देखो when your price increases then your quantity also increases, and when your देखो फिर से प्राइस बढ़ा 20 your quantity will also be increases 200। जब फिर से प्राइस बढ़ा 300, यहाँ तो चलो नहीं बढ़ा, इधर देखो 30 है तो कितनी होगी क्वांटिटी सप्लाइड, विल बी 300। तो ये सारा क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, डिमांड सप्लाई शेड्यूल, और इसको हम कहते हैं सप्लाई ग्राफ। ओके, ऑन एक्स एक्सिस वी हैव क्वांटिटी एंड ऑन ओ वाई एक्सिस वी हैव प्राइस। ओ एक्सिस पे आपके पास क्वांटिटी है, ओ वाई एक्सिस पे आपके पास प्राइस है, एंड दिस इज एस योर सप्लाई शेड्यूल। देखो व्हेन योर प्राइस इज 10, मान लो आपका प्राइस कितना है, ये है 10, तो आपकी क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है 100। लो ये है कितनी है 100। अगर आपका प्राइस बढ़ गया, मान लो 20 हो गया, आपकी क्वांटिटी भी बढ़ गई, कितनी होगी 220। जब प्राइस बढ़ा देखो इधर, तो आपकी क्वांटिटी भी सप्लाई भी बढ़ गई। जब फिर से मान लो प्राइस बढ़ गया 30 हो गया, तो क्या होगा, फिर से ये बढ़ जाएगी अभी 300 के लिए। ऐसे ही क्या होगा, when your price increases your quantity supplied will also increase, and when your price decreases your quantity supplied will also decreases, and there is positive relationship between price and quantity। okay? यहाँ तक आया समझ आपको। देखिए नेक्स्ट बात करें इसके assumptions की, इसके exceptions की, इसके क्या है अपवाद। तो देखो इसके assumptions होती क्या है, बात की जाए इसकी assumptions की, इसकी exceptions की, मतलब exception क्या होता है, इसके अपवाद क्या क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले बात की जाए इसकी assumption की कि क्या क्या assumption है। तो देखो no change in the price of the factor of production, कि जो factor of production उनके prices change नहीं हो सकते। ठीक है, और no change in the technique of production, production की जो भी टेक्निक है वो भी चेंज नहीं हो सकती। no change in the price of the related goods, रिलेटेड गुड्स का प्राइस भी चेंज नहीं हो सकता। रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, आपके सब्सटीट्यूट गुड्स एंड आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स क्या क्या होते हैं, जैसे टी एंड कॉफ़ी, जो एक दूसरे के सब्सटीट्यूट है, एक दूसरे के मतलब मान लो आप उनके स्थान पे एक दूसरे को यूज़ कर सकते हो। मान लो चाय नहीं मिली किस दिन तो कॉफ़ी चल पड़ेगी। ठीक है, एंड आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की एक की अगर मान लो डिमांड या सप्लाई कुछ भी, मतलब मान लो एक की सप्लाई बढ़ गई, ठीक है, दूसरे का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जैसे आप एग्जांपल ले लो कार एंड पेट्रोल। ठीक है, मान लो आपने क्या है, मतलब मान लो लोगों ने क्या है ज़्यादा कार खरीदी। ठीक है, पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी सप्लाई भी क्या है, ज़्यादा चाहिए हमें, और हमारे पास क्या है, हमें और देशों से इम्पोर्ट करना पड़ता है ना पेट्रोल को।
तो फिर हमें क्या है उसके प्राइजेस इंक्रीज करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम उनके प्राइजेस इंक्रीज करेंगे तो लोग क्या है उसका कम यूज़ करेंगे ड्यू टू इट्स हायर प्राइजेस। तो ये होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कि एक का इफेक्ट दूसरे पे पड़ता है। पेट्रोल के बिना कार चलेगी नहीं, ये आजकल अलग बात है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं, बट क्या है पहले क्या होता था कि जैसे डीजल वगैरह है, पेट्रोल है, उन्हीं से ही आपके जो भी व्हीकल्स हैं वो चलेंगे। तो मान लो लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स खरीदे, मान लो हर एक घर में क्या है गाड़ी है, तो क्या है आपके पास ऑटोमेटिकली क्या है पेट्रोल और डीजल की क्या है आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर उसकी डिमांड बढ़ जाएगी क्या है उतने तो आपको चाहिए पेट्रोल और डीजल, जितने उनके पास कार्स है वो जाएंगे ना भरवाने डीजल वगैरह, तभी आपकी वो जो कार है वो चल पाएगी। तो इससे क्या है अगर आपके प्राइस वो उस टाइम बढ़ा दें तो क्या होगा आप कम उनको यूज़ करेंगे व्हीकल्स को, ठीक है, क्योंकि उनके पेट्रोल के दाम ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हुआ आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बात की जाए इसके एक्सेप्शंस की, इसके अपवाद की, ठीक है। तो देखो डज नॉट अप्लाई स्ट्रिक्टली टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हुज सप्लाई इज गवर्न बाय नेचुरल फैक्टर्स। ये स्ट्रिक्टली किस पर अप्लाई नहीं होता, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे, जो क्या है नेचुरल फैक्टर्स पर डिपेंड है। मान लीजिए आपके कुछ भी आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी बोला, मान लो आप किस चीज़ का एग्जाम्पल ले लो, आप ले लो धान का एग्जाम्पल। जैसा आप धान उगाएंगे उसके लिए पानी होना क्या है नेसेसरी ही है, अगर पानी नहीं होगा तो आपकी पूरी फसल खराब हो जाएगी। मान लो उस टाइम क्या है बारिश ही नहीं हुई, क्योंकि आजकल क्या है धान लगाए जाते हैं और बरसात के टाइम में मान लो उस टाइम क्या है मतलब हुई नहीं बारिश, और आपके या तो बारिश इतनी हुई कि जो पानी के सोर्सेज से खेत तक जाने के वो सारे खराब हो गए या कुछ भी है, तो क्या है आपके खेतों तक, क्योंकि धान के खेतों में क्या होता है कि 24 आवर्स आपके क्या है पानी रहना चाहिए खेतों में, तो नहीं हुई है और धान की खेती खराब हो गई, तो ये इसकी क्या एक्सेप्शन है, ठीक है, कि कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उन पे ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हम नहीं बता सकते कि कब कब नेचुरल जो कैलेमिटीज़ है वो हो जाएगी या कुछ भी है, तो इसको हम इस चीज़ में इंक्लूड नहीं करते एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट बात की जाए, सेलर्स में बी विलिंग टू सेल मोर यूनिट्स ऑफ अ पेरिशेबल कम्युनिटी एट लोअर प्राइसेस। पेरिशेबल गुड्स जैसे हरी सब्जियां जो ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती है, ठीक है, जैसे मान लो आपका पालक है ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाएंगे, आपके फ्रूट्स है ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाएंगे, तो क्या है जो सेलर है वो क्या चाहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनको बेच दूँ। जैसे ख़राब लगेंगे ना उन्हें थोड़े थोड़े, तो वो क्या चाहेगा मैं इन्हें बेच दूँ, चलो एटलीस्ट मेरा थोड़ा तो जितने मैंने इन्हें ख़रीदा है उससे थोड़े कम में बिक जाए, बट बिक जाए, ठीक है, तो थोड़े लोअर प्राइसेस में आपको दे देगा। तो यही है इसमें बेसिकली, क्योंकि वो क्या चाहेगा उसको इतना ज़्यादा लॉस ना हो जितने वो सारे ख़राब पे होने पे हो जाएगा। तो क्या जब वो थोड़े से ही ख़राब लग जाएंगे ना उन्हें थोड़े थोड़े, तो वो उनके थोड़े कम प्राइसेस पे बेचना शुरू कर देगा। तो ये भी क्या है इसकी एक्सेप्शन है, किसकी, लॉ ऑफ डिमांड की, ठीक है। और नेक्स्ट बात करेंगे हम इसमें है सप्लाई शेड्यूल की, सप्लाई कर्व की। जो मैं आपको उधर सप्लाई ग्राफ बोल रही थी ना, एक्चुअल में सप्लाई कर्व है, ठीक है, करेक्ट कर लेना उसको, वहाँ पे वैसे ग्राफ भी ठीक है, बट यहाँ पे जो इकोनॉमिकल टर्म है दैट इज सप्लाई कर्व, ठीक है। अगर बात की जाए आपके पास सप्लाई शेड्यूल होता क्या है, जैसे हमने डिमांड शेड्यूल पढ़ा था वैसे ही सप्लाई शेड्यूल है, जैसे हमने डिमांड कर्व पढ़ा था वैसे ही हमारे पास सप्लाई कर्व है, बट क्या है इनके स्लोप अलग अलग है, बाकी सब कुछ सेम है, इनकी डेफिनेशन इनफैक्ट सेम है। देखिए सप्लाई शेड्यूल होता क्या है, टेबल शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ गुड्स दैट सेलर विल सप्लाई एट डिफरेंट प्राइस। सप्लाई शेड्यूल क्या है, ऐसा टेबल जिसमें आपके पास क्वांटिटीज और प्राइस दिए जाएंगे कि इनमें कैसे चेंज होता है। जैसे आपके प्राइस बढ़ने से क्या आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी, क्वांटिटी कम होने से, ये इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल, ये 2 टाइप्स के होता है। बात की जाए सप्लाई कर्व की, तो क्या है जो कर्व, जो डायग्राम आपके इस डाटा को शो करे वो क्या हुआ आपके पास सप्लाई कर्व। देखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई कर्व, वो क्या हुआ आपके पास, देखिए ऑफ सप्लाई शेड्यूल, ओके, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल उसको कहा जाता है हमारे पास सप्लाई कर्व, ठीक है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल उसको कहा जाता है हमारे पास सप्लाई कर्व। तो इसके भी 2 टाइप्स है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व। अब हम क्या करेंगे, पहले हम लेंगे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, तो इनके हम इकट्ठे ही इनको पढ़ लेंगे, ठीक है।
जैसा मैंने आपको बताया कि सप्लाई शेड्यूल है वो भी 2 टाइप्स का होता है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। एंड जो सप्लाई कर्व है विच इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, विच इज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व। लेट्स टॉक अबाउट इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। ये क्या है आपके पास, यहाँ पे कर्व है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, ठीक है, और यहाँ पर इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है। देखिए मैंने आपको इसमें कोई डेफिनेशन नहीं दी, क्योंकि इसमें क्या है, डायग्राम से आप ज़्यादा अच्छे से समझ जाओगे। देखो इसमें क्या है, सिर्फ मान लो एक ही फॉर्म का डाटा दिया जाएगा, इंडिविजुअल ने सिर्फ एक ही फॉर्म का डाटा दिया, इधर आप फॉर्म का एग्जाम्पल लेके चलो, और मार्केट में आपके पास क्या है, सभी फॉर्म्स का ये कैलकुलेट करेगा, तो बेसिकली हम 2 फॉर्म्स का लेके चलेंगे, ठीक है। देखो जब आपके पास प्राइस है 1 तो क्वांटिटी है आपकी 10, मतलब सप्लाई कितनी है 10। प्राइस आपके पास बढ़ गया 2 हो गया तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 20। ये क्या हुई, बढ़ गई। जब आपके पास प्राइस 3 है, इंक्रीज हो गया 2 से 3, तो आपके पास क्वांटिटी क्या हुई 30, ये भी इंक्रीज हुई। जब आपके पास प्राइस इंक्रीज हुआ सप्लाई इंक्रीज हुई, ठीक है। यही है, डायरेक्ट रिलेशन है, जब एक कम होगा तो दोनों ही कम हो जाएंगे। देखिए जब आपका प्राइस मान लो ये है 1, तो आपकी ये सप्लाई कितनी है 10, क्वांटिटी कितनी है 10, ये 1 है। मान लो ये 2 है, ये 20 हो गया, ठीक है। मान लो ये 3 है तो ये 30 हो गया, यहाँ से बढ़ता ही गया, ये क्वांटिटी यहाँ को बढ़ रही है और ये प्राइस ऊपर बढ़ रहा है। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये पॉइंट्स आपने मिला दिया और आपके पास क्या आ गया, सप्लाई शेड्यूल कर्व, ठीक है, सप्लाई कर्व। तो इससे आप देखो सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, जो आपके पास टेबल में एक डाटा दिया होगा, और सप्लाई कर्व क्या हुआ आपके पास, जो आपके पास डायग्रामेटिकल जो डाटा दिया होगा सप्लाई शेड्यूल का, ठीक है। बात की जाए मार्केट सप्लाई शेड्यूल, मार्केट में क्या है, हम सारे फॉर्म्स का एक साथ कैलकुलेट करेंगे और हम इसमें 2 फॉर्म्स को लेके चलेंगे। देखिए सबसे पहले प्राइस कितना है 1 है, और फॉर्म ए की सप्लाई कितनी है 10 है, फॉर्म बी की 0, तो इन दोनों की मिला के कितनी हुई, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को प्लस कर देंगे, 10 + 0 कितनी हुई 10। बात की जाए जब प्राइस बढ़ गया 1 से 2 हो गया, तो क्वांटिटी भी क्या है फॉर्म ए की 10 से 20 हो गई, और इसकी 0 थी बी फॉर्म की, तो इसकी भी 0 से 10 हो गई। तो वैसे ही हमने प्लस कर लेना 20 और 10 30, तो वैसे ही हम सेम प्रोसेस इधर भी देख लेंगे। तो देखो इसमें हम सिर्फ क्या लेके चलेंगे, इसमें अगर बनाने हो तो आपने पहले ये भी आपको अलग बनाना पड़ेगा, ये भी फिर आप ये, बट इसमें आप क्या करोगे डायरेक्ट ये बनाओगे, ये सप्लाई मार्केट सप्लाई का जो शेड्यूल आया है, ये लास्ट में आपके ये कॉलम, सिर्फ इसी का डाटा आप इस पे शो करोगे, ठीक है। तो ये क्या है मार्केट सप्लाई कर्व, ठीक है। इसमें देखो जब आपका प्राइस 10 है तो आपकी देखिए ये है सप्लाई, जब आपका प्राइस 1 है तो आपकी सप्लाई 10 है, आपकी क्वांटिटी 10 है। जब आपका प्राइस इंक्रीज हो गया 2, तो आपकी सप्लाई कितनी है 30 है, ओके। When your price increases 3, तो आपकी सप्लाई कितनी हो गई, ये देखिए 50, ठीक है, इंक्रीज होता गया। और ये पॉइंट्स मिला के आपके पास क्या आ गया, एसएस सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व है ये एसएस सप्लाई कर्व, ओके। So I hope so guys you like this video and understand this concept. So please like, share and subscribe to my YouTube channel 10 Minute Economics.